गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट। इस वीडियो में हम देखेंगे और समझेंगे कि ये बैड बैंक्स क्या चीज़ है। आज तक तो हमने बैंक्स देखा था कि अब वो गुड है कि बैड है, ये हमें नहीं पता था। तो आइए आज हम पहले देखते हैं कि बैड बैंक्स होते क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से। व्हाट इज़ बैड बैंक? अ बैड बैंक इज़ टेक्निकली एन असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी दैट बाइज बैड लोन्स, या जिनको NPA भी कहते हैं, फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स एट अ डिस्काउंट and tries to recover the money from the defaulters by providing a systematic solution over a period of time। तो फ्रेंड्स क्या होता है, मान लीजिए एक बैंक है जैसे कि HDFC ने लोन दिया, मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं विजय माल्या को, ठीक है, और दिया इन्होंने 1000 करोड़ का लोन, ठीक है। अब ये हमारे विजय माल्या जी तो चले गए हैं देश छोड़ के, और इन्होंने बोला कि जी मैं तो नहीं दे सकता 1000 करोड़ का लोन। तो अब क्या हो गया HDFC के लिए? तो ये क्या हो गए, बैड डेट्स हो गए, या घाटा हो गया, या जिसको कहते हैं NPA हो गए, कि अब विजय माल्या ने जब बोल दिया है कि मैं पैसे नहीं दे सकता, तो अब ये पैसे तो अटक गए ना HDFC के। तो उस टाइम ये जो बैड बैंक है वो पिक्चर में आएगा, जिसको असल में असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बोलते हैं। वो आएंगे, वो बोलेंगे कि आप ऐसा करिए कि आप ये जो 1000 करोड़ का अकाउंट जो विजय माल्या के नाम था, आप इस मेरे से 900 करोड़ रुपए ले लीजिए और ये मुझे दे दीजिए, ये अकाउंट जो है ये दे दीजिए, उसके बदले आप ये 900 करोड़ रख लीजिए। तो HDFC को तो क्या मिल गए, 900 करोड़ रुपए मिल गए, और उसने ये जो नाम था विजय माल्या का अपनी बुक्स में से हटा दिया। अब बैड बैंक की बुक में जो क्रेडिटर जो डेटर है वो विजय माल्या है, और वहाँ पे उसकी बुक्स में खड़ा हो जाएगा ये ऐसे। अब बैड बैंक जाएगा विजय माल्या के पास कि ऐसे, और कुछ समझौता करने की कोशिश करेगा कि आप ऐसा करिए कि हम आप पे इंटरेस्ट माफ़ कर देते हैं, या आप मुझे 900 की जगह 800 करोड़ दे दीजिए, या उनको तरह तरह की स्कीम देगा जिससे कि विजय माल्या कन्विंस हो जाए और इनको ये इनके 900 करोड़ रुपए वापस मिल जाएँ। तो इससे फर्स्ट फ़ायदा तो क्या हुआ था कि जहाँ HDFC के पूरे 1000 करोड़ डूब रहे थे, उसकी जगह अब उनको 100 करोड़ कम देके 900 करोड़ तो वापस मिल गए ना। और इस 900 करोड़ जो ये ऑलरेडी एक जगह अटके हुए थे क्योंकि विजय माल्या जी उनको वापस नहीं दे रहे थे, तो ये 900 करोड़ से अब फिर से एक ये लोन क्रिएट कर सकते हैं जो पहले अटक गए थे। और अब ये जो बैड बैंक है, इनके पास ये इनको बिजनेस मिला और इन्होंने विजय माल्या जी को अलग अलग स्कीम दे के इनसे पैसे निकलवाने की कोशिश करी, और पैसे वापस आ गए हमारी इकनॉमी में, जो कि हम पहले समझ रहे थे कि पूरी तरीके से डूबत है हमारी। तो बैड बैंक क्या कर रहा है कि जो NPAs होते हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स के, उनको रिकवर करने में मदद करता है। द आइडिया ऑफ बैड बैंक सीक्स टू रिड्यूस द NPAs इन द बैंकिंग सेक्टर एंड देन रिवाइव लेंडिंग एंड क्रेडिट ग्रोथ। अब इससे क्रेडिट ग्रोथ कैसे हो रही है आप ये देखिए। पहले HDFC के 1000 करोड़ पूरे के पूरे अटके हुए थे, अब बैड बैंक पिक्चर में आया, उसने कहा कि आप 900 करोड़ ले लो। तो अब ये 900 करोड़ से तो आप ये जो HDFC बैंक है फिर से लोन क्रिएट कर सकता है ना, ये फिर और इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन दे सकता है ना। पहले तो ये नहीं दे पा रहा था, तो इससे क्या हो रही है, लेंडिंग रिवाइव हो रही है और फिर से क्रेडिट की बढ़ोतरी हो रही है हमारी इकोनॉमी में। With worsening of economy post lockdown, the idea was floated by Indian Banking Association for creating a bad bank। अब क्या हो रहा है, आपने ये बात न्यूज़पेपर में अक्सर पढ़ी होगी कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जो लोन इंस्टॉलमेंट है उस पर डिफ़ॉल्ट कर दिया। मतलब डिफ़ॉल्ट करने से मतलब उन्होंने उनसे पेमेंट नहीं हो पा रही अपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की, जो उन्होंने लोन लिया था। इससे क्या हो गया, बहुत सारे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स या NPA बढ़ गए हैं, इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब हो गई है। तो जो हमारी बैंक्स की एसोसिएशन, जिसको इंडियन बैंक एसोसिएशन कहते हैं, IBA, उन्होंने बोला क्यों ना हम एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाएं बैड बैंक के नाम से, जो कि कमर्शियल बैंक के NPAs को ख़रीद लेगी और उनको उनके पैसे वापस दे देगी। आई होप आपको पिक्चर क्लियर हो गई हो कि बैड बैंक क्या होते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं। बैंक्स विल बी एबल टू डीमार्केट देयर असेट इनटू गुड असेट्स एंड टॉक्सिक और बैड असेट। सबसे पहले तो क्या काम होगा HDFC का, अपने अकाउंट्स में देखना कि कौन से लोन्स जो हैं वो गुड अकाउंट्स या गुड लोन्स हैं, या और कौन से हैं जो बैड लोन या बैड अकाउंट्स हैं। तो जो फिर गुड असेट्स आर द वन जो लोन्स बराबर से देते रहते हैं अपने टाइम पे,
एंड जो बैड लोन्स हैं या बैड अकाउंट्स हैं आर द वंस दैट हैज़ डिफ़ॉल्टेड, मतलब जो तंग कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए भाई हम तो पैसे नहीं दे सकते तुमको. टॉक्सिक assets कैन बी रिमूव फ्रॉम द बैंक बुक्स एंड ट्रांसफर टू बैड बैंक्स. अब क्या होगा, ये वाला जो खाते हैं ये किसके पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे, हमारे बैड बैंक के पास, विच हैज़ द सोल पर्पज़ ऑफ एडिंग द रिकवरी ऑफ रिस्की असेट. ये रिस्क हो गया ना बैंक के लिए, भाई देगा कि नहीं देगा, आज देगा कल देगा परसों देगा, तो ये क्या रिस्की असेट्स हो गए कि पता ही नहीं है इस पर पैसा आने वाला है कि नहीं आने वाला है. तो बैड बैंक्स का सोल पर्पज़, होल एंड सोल पर्पज़ ही यही है कि ये हमारे लोन्स की रिकवरी में हमें हेल्प करे. Hence, the bank will be able to clean up and reduce their exposure to risky assets. बैंक ने तो ये बेच दिया था ना, 1000 करोड़ वाला विजय माल्या का अकाउंट बेच दिया था. तो अब क्या हो गया, ऐसा कोई भी अकाउंट नहीं है इनकी बुक में जो जिसमें रिस्की एसेट हो या जिसके पेमेंट पे इनको डर हो कि जिस पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा वहाँ से. सो दिस इज़ हेल्पिंग द बैंक्स टू रिड्यूस देयर एक्सपोजर टू रिस्की एसेट्स. Bad banks will absorb all the toxic assets of the bank and at a price below the book value of these banks. 1000 की जगह 900 करोड़ में सेटलमेंट किया था ना हमने HDFC से, तो at a price below the book value of the loans. ठीक है. सो ये इस तरीके से बैड बैंक फंक्शन करता है. क्या फ़ायदे हैं हमारे या क्या रीज़न है बैड बैंक खोलने का, इससे हमें क्या फ़ायदे होंगे. Easing provisioning requirement. High level of non-performing assets makes it difficult for the banks to lend as they have to maintain a certain limit of capital under Basel norms and the rest goes under non-performing asset. अब क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, देखिए बैंक के पास मान लीजिए 500 रुपये, मान लीजिए होते तो बहुत करोड़ों में, लेकिन अभी के लिए हम मान लेते हैं कोई बैंक है जिसके पास सिर्फ 500 रुपये हैं. अब क्या वो ये 500 के 500 रुपये पूरे लोन में दे सकता है? नहीं. क्यों? सबसे पहले तो ताकि एक नॉर्म्स होते हैं जिनको हम बेसल नॉर्म्स बोलते हैं, इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. अभी के लिए आप सिर्फ ये समझ लीजिए ये नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बैंक्स को कुछ अमाउंट सेट असाइड करना पड़ता है. एक जैसे कि CRR और SLR होता था ना, जिसमें RBI बैंक्स को बोलता है कि आपको कुछ अमाउंट आपके डिपॉजिट्स का कैश में मेंटेन करना पड़ेगा ताकि लिक्विडिटी इंश्योर्ड रहे. तो ऐसे ही जो ये बेसल नॉर्म होते हैं इसमें बैंक को कुछ अपनी कैपिटल का हिस्सा अलग करना पड़ता है और जो उसके बाद बच जाता है, मान लीजिए ये 500 में से इन्होंने 200 रुपये तो बेसल नॉर्म के अकॉर्डिंग मेंटेन करने हैं, ठीक है, बचे सिर्फ 300 रुपये. अब अगर 300 में से भी 100 रुपये का NP हो गया तो बैंक के पास क्या बचा, सिर्फ 200 रुपये ही तो बचे. तो क्या सिर्फ ये 200 रुपये से लोन क्रिएट करेगा? नहीं ना. कितना मतलब कितने नुकसान की बात है कि बैंक के पास थे तो 500 जी, अब ये तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है 200 रुपये की बेसल नॉर्म्स में, ये तो करनी ही पड़ेगी. 100 रुपये का इनको घाटा हो गया और पता चला अगले महीने इसमें से 50 और उड़ गए, किसी और ने इनके साथ डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो बैंक के पास क्या बचे, सिर्फ 150 रुपये. या और भी अब जैसे लॉकडाउन हो गया, पैंडेमिक आया, बहुत लोग डिफ़ॉल्ट करने लगे, तो पता चल रहा है कि साल के अंत में बैंक के पास सिर्फ 75 रुपये बच रहे हैं लोन देने के लिए. तो अगर ये बैड बैंक आ जाएगा और ये वापस ये जो अकाउंट थे जहाँ पे ये वाला अकाउंट और ये वाला अकाउंट अगर ख़रीद लेगा और बैंक को पैसे वापस दे देगा, तो बैंक के पास वापस उतने पैसे आ जाएंगे फंक्शनिंग के लिए और फिर से ये क्रेडिट क्रिएट करने लगेगा, मतलब नए लोन्स क्रिएट करने लगेगा. Bad banks, by way of absorbing NPAs, will ease the provisioning requirement by the banks and help them to get on with the business as usual. उनके बिजनेस में कोई बाधा नहीं आएगी, जैसे बैंक हमेशा चलते आए हैं वो चलते रहेंगे. Reassuring trust. Moreover, the creation of bad banks allow the segregation of banks good asset from its bad asset. अब जब अगर ये बैड बैंक को अगर हमने अपने अकाउंट ट्रांसफ़र करने हैं तो सबसे पहला प्रोसेस क्या था, अगर आपको याद हो, बैंक को सबसे पहले अपने असेट्स 2 पार्ट में डिवाइड करने हैं, हमारे गुड असेट्स कौन से हैं और बैड असेट्स कौन से हैं. तो इससे अगर वो अलग अलग करेंगे तो बैंक को भी तो क्लियर पिक्चर हो जाएगी जी हमारे इतने लोन तो घाटे में ही हैं. और एक बात मैं बता दूँ आपको फ्रेंड्स,
कभी भी जो कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टर अगर किसी बैंक में इन्वेस्ट करता है तो कुछ रेशियोज़ है जो एक बैंक को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देने होते हैं। तो अगर जितने ज़्यादा एनपीएस या जितने ज़्यादा बैड लोन्स होंगे उतने ही वो रेशियो ख़राब, उनका जो फिगर आएगा वो बहुत ही ख़राब आएगा। वो इंडिकेट करेंगे कि बैंक की हेल्थ बहुत ख़राब है। यहाँ पे लोग अक्सर डिफ़ॉल्ट कर देते हैं लोन में। तो कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टर ऐसे बैंक में पैसे क्यों इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे लोग अक्सर डिफ़ॉल्ट कर देते हैं पेमेंट में। इसी वजह से बैड बैंक जो है अगर उनको पैसे दे देगा तो वो रेशियोज़ की कैलकुलेशन ठीक आएगी, क्योंकि अब तो उनका पैसा टाइम से रिकवर हो रहा है ना बैड बैंक्स की वजह से। तो उससे उसकी फाइनेंशियल हेल्थ सही बनी रहेगी और कभी भी इन्वेस्टर्स अपना ट्रस्ट लूज़ नहीं करेंगे बैंक्स में और उनकी फंडिंग वैसे ही बरकरार रहेगी। तो बैड बैंक बनाने के 2 फ़ायदे क्या हो गए? एक तो बैंक के पास वैसे ही कैपिटल बनी रहेगी लोन्स देने के लिए, उनको वेट नहीं करना पड़ेगा कि कब उनके ये जो लोन्स हैं ये कब डिफ़ॉल्ट से ठीक होंगे, ये पेमेंट करना चालू करेंगे और तब हम नया लोन देंगे। और फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट हमेशा की तरह बरकरार रहेगा। अब देखते हैं कि अब ये जो बैड बैंक है ये क्रिएट करना कोई आसान बात तो है नहीं। कोई भी चीज़ नहीं बनाना आसान तो होता ही नहीं है, उसके साथ हमेशा कोई ना कोई चैलेंजेस एसोसिएटेड होते हैं। तो बैड बैंक की क्रिएशन में क्या चैलेंजेस आते हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो मोबिलाइजिंग कैपिटल। अब आपको कोई भी नया बिज़नेस खोलना है या कोई बैंक खोलना है तो उसका सबसे पहले क्या बेस चाहिए? आपको कैपिटल चाहिए। तो ये आपको ये बैड बैंक जो क्रिएट कर रहा है गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है, कैपिटल कहाँ से आएगी? गवर्नमेंट की। तो अब आप कान इधर से पकड़ो या कान घुमा के पकड़ो, बात तो एक ही है ना। अगर आप देखिए कि जब बैंक्स बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाते हैं तो उनके बचाव में कौन आता है? आरबीआई या गवर्नमेंट आती है, ठीक है। और अगर अब बैड बैंक्स है इनकी फंडिंग भी तो कौन करेगा? गवर्नमेंट ही तो करेगा। ऊपर से भगवान थोड़ी पैसे दे देंगे आके कि ये लो वत्स और जाके बैड बैंक खोल लो। नहीं, गवर्नमेंट ही तो करेगी ना। गवर्नमेंट आएगी कि हाँ ये लो इतने 1000 करोड़ रुपए और हम बैड बैंक खोल दिए, जो कि उन लोगों के अकाउंट्स टेक ओवर कर लेगा जो डिफ़ॉल्ट कर रहे थे। तो किसका एंड में अगर आप देखो तो घाटा किसका हो रहा है? कान इधर से पकड़ने या उधर से पकड़ने से इट इज़ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को ही तो पैसे चुकाने। अब वो डायरेक्टली जाके चुका रही है या बैड बैंक्स के थ्रू चुका रही है, आखिर में गवर्नमेंट का ही नुकसान हो रहा है। और अगर आप इसको और डीप डिग करना चाहें तो एक आम इंसान का नुकसान है, एक ईमानदार टैक्स पेयर का नुकसान है जो ईमानदारी से टैक्स भरता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उस पैसे को कहाँ यूटिलाइज़ कर देती है? उन बैंक्स को देने में जहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट कर दिया है या पैसे देने से मना कर दिया है। तो ये मोबिलाइजिंग द कैपिटल इज़ द फर्स्ट चैलेंज जो एसोसिएटेड है बैड बैंक से। अब आप क्या इसको ये बैड बैंक जो है ये क्या एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कि भाई ऐसे तो लोगों में कितनी हिम्मत बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं हम लोन लेते हैं, कोई उस पर डिफ़ॉल्ट मतलब हम देख लेंगे, दिया जाएगा दे देंगे, नहीं दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। बैंक्स भी बेचिंतित हो जाएंगे कि कोई बात नहीं, पैसे आए तो ठीक वरना नहीं आए तो और भी ठीक, क्योंकि बैड बैंक तो आ ही जाएगा। 100 रुपये की जगह 90 रुपये तो दे ही जाएगा ना बैड बैंक आके। तो इससे क्या हो रहा है कि लोग ये बहुत एक जो बैंक्स हैं उनमें एक बेफिक्री वाला एटीट्यूड आ जाएगा कि कोई बात नहीं, नुकसान तो होगा नहीं, या तो वो दे देंगे आके, नहीं देंगे तो बैड बैंक्स आके बचा लेंगे। तो जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत गलत है अगर हम इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो एक ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। हमें ऐसे गवर्नेंस रिफॉर्म लाने पड़ेंगे कि कोई भी बैंक लोन देने से पहले अगर अभी एक तरीके की बैकग्राउंड चेक होता है तो 2 तरीके के हो, या इस तरीके से हमारे पैनल प्रोविजंस हों कि कोई भी अगर लोन पे डिफ़ॉल्ट करता है तो बहुत ज़्यादा हैवी पेनल्टी हो, सो दैट वो लोन पे डिफ़ॉल्ट ना कर पाए। और कोई भी इस तरीके का मैकेनिज़्म ना हो कि यहाँ से लोग देश छोड़ के चले जाएं। जैसे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट करते हैं कि बहुत हज़ारों करोड़ के लोन ले लेते हैं और जब उनसे नहीं दिया जाता तो वो देश छोड़ के दूसरे देश चले जाके बैठ जाते हैं कि यहाँ से तो वहाँ हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट प्रोविजंस लाने चाहिए गवर्नेंस में कि उन लोगों को फिर से वहाँ से लाया जाए या उनके असेट्स को लिक्विडेट कराया जाए, रादर देन कोर्ट में लंबी हियरिंग चल रही है, हियरिंग पे हियरिंग हो रही है
और फटाफट उनके असेट्स को बेच के बैंक का पैसा वापस लौटाया जाए। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे लॉन्ग टर्म हम मतलब ये चीज़ें रुक पाएँ और लॉन्ग टर्म में इनका फ़ायदा हो, rather देन शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जो कि है क्रिएशन ऑफ बैड बैंक। हमारे पुराने गवर्नर जो थे आरबीआई के, रघुराम राजन, उनने भी कहा था कि बैड बैंक में क्रिएट अ मॉरल हैजार्ड एंड एनेबल बैंक्स टू कंटिन्यू रेकलेस लेंडिंग प्रैक्टिस विदाउट एनी कमिटमेंट टू रिड्यूस एनपीएस। अब बैंक को क्या हो रहा था, जैसे ही अगर बैड बैंक पिक्चर में आ जाता है, बैंक को होगा कि कोई बात नहीं ना, ये जो लोन लेने आ रहा है हम देते जाते हैं, आ गए पैसे ठीक है, वरना बैड बैंक को बेच देंगे अपना थोड़े बहुत मोल भाव करके। ये एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट होना चाहिए इकनॉमी में कि हम जो वर्दी नहीं है लोन लेने के उनको भी हम लोन दे दें। सो हमारी नीड ऑफ द आवर क्या है, हमें गवर्नेंस रिफॉर्म्स चाहिए ताकि हम ऐसी सिचुएशन से बच सकें। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको आई होप अभी क्लियर हो गया होगा कि बैड बैंक्स क्या होते हैं, उन्हें बैड बैंक्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो आपके एक कमर्शियल बैंक के बैड असेट्स या बैड अकाउंट्स को टेक ओवर कर लेते हैं। वो किस प्रकार से फंक्शनिंग करते हैं, पहले बैंक सेग्रीगेट करेगा कि गुड असेट्स क्या हैं, बैड असेट्स क्या हैं, फिर वो उनसे ख़रीद लेगा कुछ मोल भाव करके या कम पैसे देके, और फिर वो जाके अपने तर्ज पे या अपने लेवल पे उन लोगों से रिकवरी करेगा पैसे की। इनके क्या फ़ायदे हैं और ये क्या नुकसान है, एक बार आप फिर से रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। सो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।